चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और टॉपिक अपना चल रहा था पहला, बातें बंद कर दो भाई, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला ही टॉपिक अपन ने कल स्टार्ट किया था, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये टॉपिक अपना पहला टॉपिक केमिस्ट्री में। ध्यान दें, हमने चर्चा कर ली थी फिजिकल चेंजेस के बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में अपन ने बात कर ली थी, लिख भी लिया था आपने। तो बताइए भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी परिवर्तन होते हैं। और अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय। अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो अग्र एवं पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई जो भी परिवर्तन किसी भी तरह से अपनी पूर्व अवस्था में वापस लाए जा सकते हैं वो सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो अगली हेडिंग लगाएं, केमिकल चेंजेज। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन में कल अपन ने बात की रासायनिक संगठन। रासायनिक गुण क्या होता है? तो रासायनिक गुण होता है किसी पदार्थ का संगठन। क्या होता है? अरे बोलो, कैसी सुप्ति पकड़ रखी है आप लोगों ने? ठंडे कैसे हो रहे हो? हैं? कोई दिक्कत हो गई क्या? जोर से बोलो। अच्छा, गर्मी? अरे यार, गर्मी गर्मी क्या कहेगी? देखो मैं तो टेम्परेचर के अंदर हूँ, है ना, चारों तरफ से कवर हो के। ठीक है, महसूस ही मत करो, आप महसूस करो कि आप एसी में बैठे हो, है ना, क्योंकि सारा खेल सोच का है ना, महसूस का है। तो महसूस करो एसी में बैठे हैं ना। ठीक है, लगवाऊंगा मैं ही लगवाऊंगा आपके लिए, है ना। देखो, रासायनिक गुण का मतलब क्या है? रासायनिक गुण का मतलब है संगठन। और संगठन का मतलब क्या है? कि वो पदार्थ किससे मिलकर बना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि H2O, तो इसका रासायनिक संगठन क्या है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको अगर ऐसे पूछ ले कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है वो आपको एग्जाम में, कितना होगा? 1:8। यानी जो परमाणु क्रमांक है ना कि आवर्त सारणी में कितने नंबर पर तत्व आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन आ रहा है 1 नंबर पे, ऑक्सीजन आ रहा है कितने पे? 8 पे। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। ऐसे मतलब कि ना 2 ये है 1 ये, तो 2:1 कर दो। ये तत्वों का अनुपात है। किसका है? तत्वों का अनुपात है। चलो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, सामान्य सी बात पूछ रहा हूं। एक तो है यौगिक, एक शब्द तो है यौगिक, और एक शब्द है मिश्रण। दोनों में क्या अंतर समझते हो रे भाई? मैं मान जाऊंगा आपको। समान अनुपात में? तो इसका मतलब मुझे शरबत बनानी है। आपका मतलब तो ये होगा कि ये गिलास लिया मैंने, मुझे शरबत मिलानी है, मैंने 100 ml पानी लिया, तो इतने अनुपात मतलब 100 ml चीनी डाल दूं इसमें? मतलब ml का मतलब mg समझ लो, ग्राम समझ लो, इतनी तो नहीं डाल सकते। आप पहुंच रहे हो, आप जा सही जगह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप बोलने में डिफेक्ट कर रहे हो, बाकी आप पहुंच गए लगभग जगह। बताओ, यौगिक, वेरी गुड। जो भी यौगिक होते हैं ना उनमें तत्वों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। और मिश्रण में अनिश्चित। मिश्रण में अनिश्चित। ठीक है, तो जैसे इसका उदाहरण बताओ,
कोई भी उदाहरण दे दो। देखो, हाँ, जैसे जल का उदाहरण दिया आपने सिंपल H2O, तो इसमें अनुपात निश्चित है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। जैसे कोई मिश्र धातु है, ठीक है, उस मिश्र धातु में क्या क्या चीज़ मिली हुई है, तो हमें पता चला कि इतने परसेंट तो ये धातु और इतने परसेंट ये धातु मिलकर ये बनी है, तो ये फिक्स है, इससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जिसमें निश्चित अनुपात होता है, यौगिक मिश्रण के अंदर तत्वों का अनुपात क्या नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है जैसे आपने शरबत बनाई, तो शरबत में आप 100 ml वाटर के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दो, वो भी बन गई। 2 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या रहेगा, मिश्रण। आपने देखा कि सर थोड़ा और डाल लेता हूँ, मीठा कर लेता हूँ, 3 डाल लिया, समझ गए, तो वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण। 8 बजे बाद में यौगिक बनता है या मिश्रण बनता है, मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण। कोई ज्यादा पानी डाले और कोई, समझ गए बात को क्या चलिए, अब याद रहेगा आपको ना। ओके, आ जाओ, बिंदु पे आओ, बिंदु पे आओ रे। यस, तो रासायनिक गुण का मतलब हो गया संगठन, किससे मिलके बना है। और जब रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तो हम लिखेंगे पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन। लिख लो, चाहे हेडिंग लगा लो और लिखना चालू करो। पदार्थों में होने वाले, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक, जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों के साथ साथ, कौन से गुण, भौतिक रासायनिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुण भी, भौतिक गुण भी बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं साथियों, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तनों की विशेषता क्या है, स्थायी होते हैं। तो लिखो, ये परिवर्तन, ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। अर्थात इन परिवर्तनों में, अर्थात इन परिवर्तनों में क्रियाकारक से, क्रियाकारक से क्रियाफल या उत्पाद, क्रियाफल या उत्पाद का तो निर्माण होता है, का तो निर्माण होता है, लेकिन किसी भी प्रक्रिया से पुनः उत्पाद से क्रियाकारकों का निर्माण, क्रियाकारकों का निर्माण नहीं होता है, क्रियाकारकों का निर्माण नहीं होता है। अर्थात
आगे लिखेंगे, इतना लिखो। ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। स्थायी का मतलब कि इन परिवर्तनों में क्रियाकारक से क्रियाफल या उत्पाद का तो निर्माण होता है, लेकिन किसी भी प्रक्रिया से, यानी कोई भी प्रोसेस अपनाकर आप पुनः उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बना सकते, पुनः क्रियाकारकों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए कैसे हो गए? स्थायी परिवर्तन हो गए। इसलिए कैसे परिवर्तन हो गए? स्थायी परिवर्तन हो गए। कैसी अभिक्रियाएं होती हैं भाई? रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं? एक दिशीय, अनुत्क्रमणीय, यानी कि जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होंगी। दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बन सकता, कोई भी प्रक्रिया अपना लो नहीं बन सकता। ठीक है, तो आगे लिखें, नेक्स्ट एरो लगा के लिखें अगली बात। रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं हो गया? लिखो नीचे एरो लगा के, लिख लो आराम से। लोन करण सर धीरे धीरे लिखेगा, ठीक है? चलें क्या? अभी ऐसे नहीं क्या, चलो ऐसे धीरे से कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ी गुंजाइश हो रही है ना। चलिए लिखो नीचे एरो लगा के, रासायनिक परिवर्तन, लिखिए साथियों, रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय, इररिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, और इस दिशा को बोलते हैं अग्र दिशा। अग्र दिशा यानी अभिक्रिया केवल आगे की ओर ही चलती हैं, प्रतीप नहीं होती है, पश्च नहीं होती है, तो अग्र अभिक्रिया कह सकते हो। अन उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी इसको आप कह सकते हो। कैलाश सैनी, चंद सैनी, चंद, हाँ वो तो पहले ऐसे लिखते थे ना, चंद सैनी। दत्तक का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? अरे यार, गोद लिया हुआ कि ये इनके दत्तक हैं ऐसे, ठीक है ना? यस, हो गया। चलिए अब देखो, हमने कहा कि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उदाहरण देखते हैं इसके, क्योंकि एग्जाम में वो हमें पूछेगा सीधे सीधे उदाहरण। देखो उदाहरण में जैसे नंबर 1 लिखो, नंबर 1, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। थोड़ा यहाँ कुछ फैक्ट लिख लेना, फैक्ट लिख लेना भाई, इनसे रिलेटेड कुछ। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो लिखो, दूध में केसीन प्रोटीन होती है, ठीक है। गाय के दूध का पीलापन किसके कारण होता है? गाय के दूध का हल्का पीलापन
कैरोटीन प्रोटीन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। चलो एक प्राकृतिक पायस का उदाहरण बताओ, प्राकृतिक पायस का उदाहरण बताओ। वो तो मेरे को बता दो ना, मैंने दो पूछे, तुम धड़ाधड़ जवाब दे रहे हो, ये पूछेगा ही नहीं, वो एक दो लाइनें तभी लिखी है मैंने और ये तुम्हें आ भी रही हैं। प्राकृतिक पायस का उदाहरण, वो कहेगा निम्न में से कौन प्राकृतिक पायस का उदाहरण है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि पायस क्या होता है, मुद्दा तो ये है कि पायस क्या है, ठीक है। अब वो तो दिमाग लगा लिया आपने कि बात दूध की हो रही है। देखो पायस का मतलब क्या होता है, यहां लिख देते हैं पायस। पायस का मतलब होता है द्रव में वसा का घुला होना। और द्रव में भी मुख्य रूप से अगर अपन देखें ना तो यहाँ द्रव के ब्रैकेट में पानी भी लिख सकते हो आप। द्रव से अभिप्राय जल, पानी में वसा घुली हुई है। तो दूध के अंदर वसा है कि नहीं है? है। हमने घोली है? नहीं, अपने आप घुली हुई है। प्राकृतिक पायस का उदाहरण हो गया। पायस दूध नहीं आता क्या? पायस कंपनी का सरस आता है, लोटस आता है, पायस भी आता है, ठीक है। तो नंबर 4 लिखो, दूध प्राकृतिक पायस का उदाहरण है, प्राकृतिक पायस का उदाहरण है। एक उदाहरण और दो भाई, एक पायस का उदाहरण और दो, और वो है कृत्रिम पायस, उसका उदाहरण दो आप। कृत्रिम पायस क्या? किसमें? वो पेड़ में आंकड़े का पौधा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। मैं कह रहा हूं एक कृत्रिम पायस का उदाहरण दो, एक ऐसे पायस का उदाहरण दो जो प्रकृति में नहीं बनाया, हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया। पेंट, पहनने वाला नहीं, कलर पेंट जो पोतते हैं ना दीवारों पे, वो लिखो नंबर 5, रंग पेंट। रंग पेंट कृत्रिम पायस, कृत्रिम मतलब मनुष्य ने बनाया ये पायस। कृत्रिम पायस का उदाहरण है आ जाओ। एक एग्जाम्पल हमने देखा, रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही का बनना। ये फैक्ट वाली चीजें इसलिए लिखा देता हूँ, ये साथ के साथ थोड़ी याद होती रहती है ना, बार बार रिपीट होती है। तो क्या? हाँ, वसा, तेल, तभी तो उसको घोलने के लिए तारपिन डालते हैं। यस, तो दूध से दही का बनना। क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल, एक फैक्ट और लिख दो। दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है? दही के जीवाणु। दही के जीवाणु का नाम लिख दो, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो एक तो हो गया दूध से दही बनना। अगला नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन का दूसरा उदाहरण। लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना नंबर 3। लकड़ी के जलने में कुछ फैक्ट लिखो। लकड़ी के जलने में फैक्ट लिखो। लोणकरण सर, लड़की मत लिख देना, ठीक है? तो लिख भी देगा, ठीक है। नंबर 1 लिखो। बोलो लकड़ी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? लकड़ी में सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज लिख दो या सेल्यूलोस लिख दो, एक ही बात है। लकड़ी में सेल्यूलोस नामक पदार्थ पाया जाता है। सेल्यूलोज नामक पदार्थ पाया जाता है। सेल्यूलोज क्या है रे भाई? सेल्यूलोज क्या होती है बताओ? सेल्यूलोज उदाहरण है किसका?
तो सेल्यूलोज होती है कार्बोहाइड्रेट, लिखो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होती है। कैसी कार्बोहाइड्रेट? सभी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसी होती हैं? मीठी। जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चीनी, शक्कर वगैरह सब। लेकिन सेल्यूलोज जो लकड़ी में पाई जाती है, ठीक है, वो स्वाद में मीठी नहीं होती है। तो आपसे प्रश्न पूछे एक ऐसी सेल्यूलोज, एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो स्वादहीन है, कौन है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है लेकिन कैसी है? स्वादहीन है। स्वादहीन यानी मीठी नहीं है, स्वादहीन कार्बोहाइड्रेट। इसे प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं क्योंकि प्रकृति में अपने आप बनी है पौधों में। तीसरा फैक्ट लिखो इससे रिलेटेड, जलना। और जलेगी कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जलेगा तो उष्मा निकलेगी, और उष्मा निकलने को क्या कहेंगे? उष्मा छेपी। तो जलना जो है लिखेंगे जलना उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। जलना उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। चलिए दूसरा उदाहरण है लकड़ी का जलना। नंबर 3 लिखेंगे। तीसरा उदाहरण कोयले का जलना। कोयले का जलना, कोयले का जलना। कोयला जल गया, राख बन गई, राख से वापस कोयला नहीं बना सकते। इसमें भी फैक्ट लिखो। बताओ श्रेष्ठ किस्म के कोयले का नाम क्या है? श्रेष्ठ किस्म का कोयला, और श्रेष्ठ किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सिंपल है, याद रख लेना। श्रेष्ठ होगा वो 1 नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे ABCD में ए आता है, ए से एंथ्रासाइट याद रखना। नंबर 2 इसी में, ठीक है, घटिया किस्म। गठिया वाले की पिटाई करेंगे ना। गठिया किस्म का कोयला, पीट कोयला। गठिया वाले की पिटाई करेंगे, पीट कोयला, पीट कोयला। और सबको पता है कोयले से कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। स्टैटिक जीके में आता है कोयले की खदानें भारत में, झारखंड, कर्नाटक। अगला एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन का, पलाना में लिग्नाइट, लिग्नाइट है वहाँ, ठीक है। पूनम में, पलाना में, नोखा नहीं, नोखा में नहीं, नोख तो वहाँ है जैसलमेर में। 2 जगह, एक नागौर वाला क्षेत्र उसका नाम याद नहीं आ रहा, बाकी एक तो आपका पूनम है और एक पलाना है ना, वहाँ लिग्नाइट है वहाँ पे। हाँ भाई देखो, अब मैं जलने वाले और नहीं लिख रहा, पेट्रोल का जलना, ये वो डीजल का जलना, जितने भी जलने वाले हैं वो सारे रासायनिक परिवर्तन में। अगला लिखो नंबर 4, अंडे का फ्राई होना। अंडे का फ्राई होना। नेक्स्ट लिखेंगे सब्जियों का उबलना। सब्जियों का उबलना। नंबर 6 लिखेंगे दूध का फटना। दूध का फटना, दूध फटेगा तो बनेगा पनीर। दूध का फटना, ये भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
अगला लिखो नंबर 7। नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, किण्वन। किण्वन, और किण्वन में लिखो पदार्थों को सड़ा गलाकर, पदार्थों को सड़ा गलाकर अल्कोहल निर्माण की क्रिया या निर्माण करना फ्रेगमेंटेशन किण्वन कहलाता है। किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? खमीरीकरण। इसे खमीरीकरण, खमीरीकरण भी कहते हैं। और किसका उपयोग करेंगे किण्वन के लिए? यीस्ट का उपयोग, यीस्ट का उपयोग किण्वन में किया जाता है, किण्वन में किया जाता है। यीस्ट का उपयोग किण्वन में किया जाता है। फैक्ट बता भी चुका था, लिखवा भी देता हूं। अल्कोहल, अल्कोहल से रिलेटेड पहला फैक्ट, अल्कोहल निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया या निर्माण की विधि आसवन क्या कहलाती है? आसवन, डिस्टिलेशन। अल्कोहल निर्माण की क्रिया आसवन। अल्कोहल में एक टाइप है इसका CH3OH, इसे कहते हैं मेथेनॉल। क्या कहते हैं? मेथेनॉल। स्प्रीट, स्प्रीट है ये, जहरीली शराब, जहरीली शराब। आता ना कई बार जहरीली शराब पीने से। हाँ तो नहीं, कहीं पी जाते हैं तो मर जाते हैं। अखबार में आता ना जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, कड़कती सर्दी में जहरीली शराब पीने से 4 कड़क गए, ऐसे न्यूज़ आती है ना, वो यही है। एक होती है कौन सी? एथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल। एथेनॉल ये क्या है? पीने वाली शराब, पीने वाली शराब 8 बजे बाद वाली है। वो उसमें थोड़ा मेथनॉल ही ज़्यादा होता है उसमें, है ना, वो मत ले ना, ये वाली ले लेना, ठीक है। तो देख रहा भाई कहीं सस्ती महंगी का कोई इफेक्ट हो, ठीक है। हाँ, इसमें अल्कोहल में एक शराब होती है, ये प्रश्न आया हुआ है आपका। शराब में एक किस्म होती है जिसका नाम है विस्की, और प्रश्न ये पूछा गया था, SSC रेलवे में प्रश्न पूछा हुआ है, विस्की किसके द्वारा बनती है? तो इसका निर्माण होता है आलू से, आलू से बनती है। इसलिए कभी विस्की पी के जाओ घर पे और घर वाले डांटे तो कहते ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आलू पी के आया हूं ना। विस्की किससे बनी है? आलू से। प्रश्न आया हुआ इसलिए मैंने लिखा दिया। किसके नहीं चढ़ती? भैरू जी के, फिर खुद के। एक और लिख दो इसमें, जब इतना ही लिख दिया तो। अल्कोहल का अवशोषण, हमारे शरीर में अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है? अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है? अरे नहीं, आमाशय में। लिवर को तो इफेक्ट करती है, अवशोषण आमाशय में होता है, आमाशय में होता है। हाँ क्या करो? अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, स्टमक में। लिवर खराब हो जाता है ज़्यादा पीने से, वो कारण है ना।
भाई यहाँ से अवशोषण होने के बाद कहाँ जाएगा, वो ब्लड में मिलेगी और ब्लड उसको लेके जाएगा लिवर में। कहाँ लेकर जाएगा, लिवर में। तो लिवर यूरिन निर्माण का काम करता है, तो वहाँ अल्कोहल जाएगा तो वो लिवर की जो सेल्स हैं हिपेटिक सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। क्या बनाए, हाँ चीज ये इसमें ऐसे प्रॉपर क्या ऑप्शन क्या थे, तो दो चार काफी चीजें यूज होती हैं। यीस्ट ही होएगा वैसे। अच्छा ये पूछ रहा है किस बैक्टीरिया, तो वो चीज वही होगी ना, खमीरीकरण से बनाएंगे ना, यीस्ट होगा। चलिए तो सातवां उदाहरण क्या हो गया अपना रासायनिक परिवर्तन का, किण्वन। किण्वन से संबंधित कुछ बातें भी अपन ने देखी। नेक्स्ट नंबर 8, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। देखो लोहे पे जंग कैसे लगती है, ये तो हो गया लोहा, बोले तो फेरस, ठीक है। और ये संपर्क में आया किसके, जल के। और वातावरण में कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। मुझे एक चीज़ बताओ रे, एक चीज़ बताओ, देखें ध्यान दो इधर, मुझे आ नहीं रही, आप बताओ। ये ऑक्सीजन अणु है या परमाणु है, ऑक्सीजन अणु है या परमाणु, ये मुझे आ नहीं रही, आप लोग बता दो प्लीज़। क्या है, अणु है या परमाणु है, अणु के दें। तो फिर ये क्या है, सही तो बोला था, कॉन्फिडेंस तो रखा करो। यौगिक बोले, बताओ ये क्या है फिर, ये नाम क्या है, कौन है ये, ओजोन। कौन है, ओजोन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन। और ये क्या है, ये क्या है, नाबालिग है। हाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या ऑक्सीजन को, ओ नहीं लिख सकते, फिर कैसे लिखें, O2। नहीं नहीं मुझे लिखना ओ ही है, तो अब कैसे लिखूं। चलो आपसे एग्जाम में पूछ लिया, O की घात 1/2 O2। निम्न में से कौन परमाणु है और कौन अणु है, ये परमाणु है, ये अणु है। ये परमाणु है 1/2 लिखते हैं, तो ये परमाणु परमाणु और परमाणु परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। और अणु अणु मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, यौगिक का। ये ओजोन क्या है, ये ओजोन गैस जो है, इसके बारे में जानते हो क्या कुछ, ओजोन के बारे में, किसको नुकसान पहुंचाती है, मतलब इसको कौन नुकसान पहुंचाता है, CFC। कौन, CFC। मैं आपको जहां ले जाना चाह रहा हूं वहां हो आप। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और इसका उपयोग किया जाता है किसमें, फ्रीज और मुख्य रूप से AC में। अब AC चलेगी, AC चलेगी तो क्या होगा, ओजोन परत नष्ट होगी। ओजोन परत नष्ट होगी तो ओजोन का छेद बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें वो सीधी धरातल पर आएंगी इधर से। भाई यहाँ पर आएंगी तो ये अवशोषित कर लेगी, लेकिन ओजोन परत टूट गई तो यहाँ से UV रेज आएंगी, ठीक है। तो ये सीधे ज़्यादा एनर्जी वाली किरणें, और ये धरातल पर जो जीव जंतु उनकी त्वचा में कैंसर उत्पन्न कर देंगी। क्या उत्पन्न कर देंगी, कैंसर। इसका मतलब हमें क्या रोकना चाहिए, CFC रुकेगा जब क्या नहीं चलाएंगे, बस इसलिए AC नहीं लगवा रहा मैं लगवा तो देते, लेकिन यही थी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब मेरा जो प्रश्न है सुनो, CFC के स्थान पर वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है, HFC। और कौन से द्रव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, HFC का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और कौन से द्रव पदार्थ का, जैसे आपको कहे कि वर्तमान में रेफ्रिजरेटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, अमोनिया। फ्रीज खरीद के लाओ तो देख लेना, ऐसे ही प्रश्न पूछता है वो जो बिल्कुल सामने होते हैं ना, और वो हमें पता नहीं होते। अमोनिया का, किसका, अमोनिया। तो हम कह रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में अगला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना।
तो हम लोहे पे जंग लगा रहे थे, तो फेरस हो गया लोहा, जल इसके संपर्क में आएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बनेगा FeO2। क्या बनेगा? FeO2 बनेगा। ये FeO2 क्या है? फेरस ऑक्साइड। क्या है ये? फेरस ऑक्साइड। इसको हम क्या कह सकते हैं? धात्विक ऑक्साइड। अरे फेरस धातु है और धातु के साथ ऑक्साइड बनाए तो ये धातु ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? धातु ऑक्साइड। जंग क्या है? धातु ऑक्साइड है। जंग क्या है? धातुओं की ऑक्साइड है। और ये जो फेरस ऑक्साइड है यही क्या होती है? जंग होती है। और जंग का रंग कैसा होता है? ब्राउन होता है, भूरा, भूरा रंग। बात क्लियर? जंग लगने से ये आपको बता चुका हूं कि लोहे की मात्रा, लोहे की मात्रा क्या होती है? जंग लगने से लोहे की मात्रा कम होती है, लेकिन वस्तु का वजन, जंग लगने से वस्तु का वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, लिख लो, नोट कर लीजिएगा। हाँ सर, ठीक। हाँ, दूसरा प्रदूषक कौन है? CO2। नाइट्रोजन और O2। दूध, धुंध, धुंध नहीं है, CO2। CO2 पर्सन दिखाना, CO2 करना है। पर्सन है तो मेरे को दिखाओ पर्सन की प्रकृति। अच्छा, ये किसी का वैसे है, मतलब ऐप में है, द्वितीयक प्रदूषक है। अरे तू ये बोल, तो द्वितीयक प्रदूषक वो तो प्राथमिक प्रदूषक हो गए ना, CFC, CO2, ये तू बोला दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। द्वितीय का मतलब ही हो गया प्राइमरी कौन है, जिनको हम प्राथमिक मानते हैं। द्वितीय का मतलब इनके बाद में कौन होते हैं, तो वो धूल होते हैं। धूल में धुंध जो होती है ना, इसके अंदर जैसे कार्बन के कण, धुआं वगैरह सब होती है। ऐसे ऐसे बोल, दूसरा मत बोल, द्वितीय की बोल। दूसरा और द्वितीय की दोनों की इंग्लिश अलग अलग है। सेकेंडरी और वो सेकंड, तो सेकेंडरी और सेकंड में फर्क होता है। चलिए, लोहे पर जंग लगना, आगे बढ़ते हैं। और बताओ, कोई एग्जाम्पल आ रहा है क्या दिमाग में? दिमाग में आ रहा है और कोई एग्जाम्पल? मोटे तौर पर तो सारे हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है ना। बाकी जितने भी जलने वाले हैं वो सारे इसी में आएंगे। जिनको हम पूर्वावस्था में नहीं ला सकते, देख लेना, जो भी एग्जाम्पल लिखा हो कुछ भी घुमा के दे, जिनको हम वापस पूर्वावस्था में नहीं ला सकते वो सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। चलो अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नंबर 1, परमाणु, एटम। देखो, परमाणु के बारे में एग्जाम में क्या क्या बातें आपसे पूछ सकता है। आपको 2-5 बातें इसकी याद रखनी है। बातें नहीं भाई, ध्यान दो, 2-4 बातें याद रखनी है। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले परमाणु नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, केपलर ने, या दादाजी ने? तेरा कॉन्फिडेंस क्यों कम है? सही तो बोला था तू शुरू में, क्या बोला था? है डाल्टन नहीं बोला था क्या? हाँ, जॉन डाल्टन। ठीक है, देखो परमाणु जो नाम दिया ना, नाम ये डाल्टन ने दिया, जॉन डाल्टन ने। और ये जो परमाणु होता है ना, ये अविभाज्य कण होता है, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अविभाज्य कण होता है। इस परमाणु की हम बात करें तो परमाणु के अंदर क्या होती है?
नाभिक और कक्षाएं। परमाणु में क्या होती है? नाभिक और क्या होती हैं? कक्षाएं। परमाणु में जो नाभिक होती है उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन, ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? उदासीन कण हैं। और प्रोटॉन कैसे हैं? धनावेशित। अब मैं आपको डायरेक्ट अगर ये पूछ ले एग्जामिनर कि नाभिक का आवेश कैसा होता है, तो डायरेक्ट ही हम क्या कहेंगे? धनावेशी होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन है। ठीक है। कक्षाओं में कौन होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं में कौन होते हैं? और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है, सबको पता है? कूलाम आवेश का मात्रक है, सबको पता है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन पे पूछा तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस, तो -1.6। अगर यहीं आपसे पूछता कि प्रोटॉन पर आवेश का मान, तो प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। क्लियर? लेकिन ये किसका? प्लस का। इतना ही फर्क है, प्लस का। चलिए, आपसे यहां से पूछ सकता है कि जो परमाणु होता है ना, इस परमाणु की अगर अपन संरचना देखें, क्या देखें? संरचना। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये लो ऐसी। ठीक है। ये तो क्या है? ऑर्बिट, कक्षाएं। कक्षाएं हैं। कक्षाओं को आगे 4 भागों में बांटा जाता है। बांटा किसने था ये आपको बताना है, KLMN। ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये वाला भाग क्या है? नाभिक है। क्या है? नाभिक। अब आपसे यहां पर ये पूछ ले, दो चीजें पूछ ले आपसे कि मुझे एक तो परमाणु की त्रिज्या बताओ, परमाणु की त्रिज्या, और ये आपसे पूछ ले नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या आपके ऐसे ही उठपटांग प्रश्न पूछता है ये छोटे छोटे से। तो परमाणु की त्रिज्या तो कितनी है? 10⁻⁻⁻15 nm। और नाभिक की कितनी है? 10⁻⁻10 nm। अब वो कहते हैं दोनों में अंतर 10⁻⁻5 का। दोनों में अंतर कितना है? त्रिज्या जानते हो, गणित पढ़ते हो, बताने की जरूरत नहीं है। परमाणु की बात करूंगा तब तो इस नाभिक से लेकर यहां तक की त्रिज्या क्या? किसने कहा? छोटा कौन है? अच्छा सॉरी, नाभिक तो छोटा है ना। हाँ देखो कंफ्यूज, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली। भाई नाभिक छोटी है तो इनमें छोटा कौन हुआ? 10⁻⁻15 छोटा है, मैंने लिख दिया, ये कह रहे हैं। ओके थैंक यू। 10⁻⁻15 nm। हाँ भाई, जो छोटा है ना भाई, नाभिक छोटा है तो छोटा कौन होगा? माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। ठीक है। और इसको कर दो आप, लिखा थोड़ी था अभी, चलो ठीक है कोई नहीं, ओके ठीक है, भूल सुधार कर दिए। अब देखिए यहां आपको इनमें अंतर पूछ ले तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं लिखने की। अब यहां 3 प्रकार के कण होते हैं परमाणु में। कितने प्रकार के? तो परमाणु में जो 3 प्रकार के कण हैं उनमें एक तो कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। एक कौन है साथियों? प्रोटॉन। और एक कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है। इनके कई बार खोजकर्ता के नाम पूछ लेता है, तो सिंपल सा आप याद रख लेना, वैसे तो आपको याद होगा। एक स्पोर्ट्स चैनल आता था पहले, उसका नाम था ESPN। टीवी में एक स्पोर्ट्स चैनल आता है, अभी भी आता है, ESPN स्पोर्ट्स चैनल। एस फॉर स्पोर्ट्स, इसको तो काट दो। अब क्रम क्या बचा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और एक ट्रिक है, थॉमसन गोल्ड की चेन पहनता है। थॉमसन गोल्ड की चेन पहनता है।
मतलब ये क्रम याद रखना आपको। तो पहले कौन है इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्ड से गोल्डस्टीन। एक बात बताओ फिर, रदरफोर्ड ने क्या किया था फिर? प्रोटॉन की खोज हम तो कह रहे हैं कि गोल्डस्टीन ने की, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक की खोज की थी। क्या की थी? नाभिक की खोज की थी। केवल ये कहा था कि कोई ना कोई धनावेशित कण है इसमें, और उन्हीं धनावेशित कणों को बाद में आगे बताया, खोजा, किया, जो भी किसने? गोल्डस्टीन ने। ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा हुआ है कैसा। गोल्डस्टीन, कई बार प्रोटॉन की खोज पूछ के गोल्डस्टीन ऑप्शन में ही नहीं हो तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा बचा हुआ। ठीक है, रदरफोर्ड वाला मामला पता है सबको? एग्जैक्टली क्लियर? किस किस को नहीं पता? बता देता हूं। न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के खोज करता एन लास्ट में, चेन से याद रखना, चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ये जेम्स चैडविक। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बाद में नोट कर लेंगे। रदरफोर्ड वाला मामला आपको बता रहा हूं मैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? अब जिन्होंने पढ़ा हुआ मैं उनसे पूछूंगा, जिन्होंने हाथ उठाया उनसे नहीं पूछूंगा क्योंकि उनको आता नहीं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट बोला कि सर बताओ। रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया वो किस धातु पर किया? सोने पर। क्यों? चांदी पे क्यों नहीं किया? है तन्यता। वेरी गुड। तन्यता का मतलब समझते हो? आघात वर्धनीयता। तार खींचे जा सकते हैं, पीट पीट कर उनको फैलाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता जो है इसके कारण से। तो सोने की एक बहुत ही बारीक पन्नी इन्होंने बनाई। क्या किया था? ये तो हो गई सोने की पतली पन्नी। सोने का प्रतीक चिन्ह क्या है? एयू को क्या बोलते हैं? ओरम। क्या बोलते हैं? तो बताओ फिर, रोल्ड गोल्ड में गोल्ड का परसेंट कितना होता है? रोल्ड गोल्ड, एक मिश्र धातु पढ़ेंगे आगे, रोल्ड गोल्ड। और रोल्ड गोल्ड में सोने का प्रतिशत कितना होता है? कितना परसेंट सोना होता है उसमें? इसलिए तो प्रश्न पूछता है, दिमाग लगाना ही नहीं है, जीरो नहीं होता है तभी पूछ रहा है। रोल्ड गोल्ड में गोल्ड का परसेंट कितना होता है? नाम रोल्ड गोल्ड है लेकिन उसमें सोना है नहीं, है ना, जीरो है। तो ये है सोने की पतली पन्नी। ठीक है, ये नाम, ये इलेक्ट्रॉन है। यहां से उन्होंने कौन से कण डाले भाई? अरे ध्यान दो, रदरफोर्ड ने कौन से कणों की बौछार सोने की पन्नी पर की? अल्फा कण। कैसे थे? धनावेशित। जैसे इन्होंने अल्फा कण डाले तो काफी सारे अल्फा कण पन्नी को पार करके यूं निकल गए। ठीक है, लेकिन एक कण जो बीचों बीच से टकराकर वापस उसी दिशा में आ गया। तो उन्होंने कहा ये तो तभी हो सकता है कि मैंने यहां से धनावेशित कण डाले और सामने भी बीचों बीच वाले भाग में कोई क्या हो? धनावेशित कण हो। तो यहां इन्होंने बताया कि भैया एक नाभिक है ये बीचों बीच वाले भाग में, और इसमें कोई ना कोई क्या है? धनावेशित कण है। और उन्हीं धनावेशित कणों को गोल्डस्टीन ने क्या कहा? प्रोटॉन। क्या कहा? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन भी धनावेशित, अल्फा कण धनावेशित। प्लस प्लस को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। माइनस माइनस को प्रतिकर्षित। और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यही तो कारण है कि भाई प्लस और माइनस के कारण कुछ बंध बनते हैं, और प्लस माइनस के कारण जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध। अरे क्या कहते हैं? आयनिक बंध। क्योंकि धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन और आयनों से बने बंध आयनिक बंध। इसके अलावा एक और बंध होते हैं जो साजे से बनते हैं। किससे बनते हैं? साजे से बनते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध। इनमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बंध के लिए एक तत्व देगा, दूसरा दूसरा देगा, दोनों तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बना लेंगे। लेकिन आयनों का साझा करेंगे तो आयनिक बंध हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इन्होंने कहा कि बीचों बीच वाले भाग में नाभिक है और उसमें कोई धनावेशित कण है। तो ऐसे इन्होंने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। किसकी? नाभिक की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, परमाणु के लिए ये आप ढूंढ के लाएंगे। परमाणु के लिए तरबूज सिद्धांत किसने दिया था? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। तो यहां मैं थोड़ा सा लिख देता हूं,
जे जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने परमाणु संरचना को समझाने के लिए, परमाणु संरचना को समझाने के लिए तरबूज सिद्धांत दिया, तरबूज सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने क्या बताया, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे बोल के बता देता हूं। जो लाल बाग है वो तो क्या है, धनावेशित बाग, और उसमें कौन डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन, बीज। जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह उसमें फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए लो भाई, इतना आप लोग, ये वाला हो गया था क्या, हो गया था, ये नोट कीजिए। ये तो मैंने ऐसे ट्रिक बताया आपको। थॉमसन गोल्ड की चेन पहनता है, याद रख लेना इसे। बाकी खैर अब तो नहीं पहनेगा, महंगा हो रहा है, ठीक है ना। हो गया, बढ़े आगे। नोट कर लो।
अल्फा कण कौन से? अच्छा, ये अल्फा कण किसके थे, ऐसे बोलो। हल्के थे ना वो, इसलिए हल्के होते ना, हल्के तत्व है, हल्का तत्व है, इसलिए। हो गया। चलिए एक दो छोटे छोटे पॉइंट और देखते हैं इसमें। अभी अपने ने यौगिक लिखा था तो उसको लिख भी लो, फिर समझ तो लिया। यौगिक लिख दो इसमें। ऐसे पदार्थ जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं? यौगिक। जैसे जल, और एक होता है मिश्रण। मिश्रण ऐसे पदार्थ जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण है, जैसे बादल, शरबत। नोट कर दो तो छोटी छोटी बातें। ये जो मिश्रण होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अगर मिश्रण के प्रकार देखें तो प्रकार कितने होते हैं इसके? दो प्रकार। और दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण, और एक होता है साथियों विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण तो क्या होगा और विषमांगी क्या होगा? हाँ, यानी कि पदार्थ जिनमें जो भी घटक अपने मिलाए हैं वो एक ही अवस्था में हों, ठीक है, वो क्या होंगे? सममांगी। और अवस्था अलग अलग है तो विषमांगी। तो इसको उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे ये अपने पास पानी है, जल, और जल में हमने क्या घोल दिया? चीनी या नमक। ये बन गई अपने पास शरबत। क्या बन गई? शरबत। अब शरबत क्या है? वो चीनी पूरे रूप से घुल चुकी है, एक ही अवस्था में हो गए, तो वो क्या होगा? सममांगी मिश्रण होगा। लेकिन यही पानी में अपन रेत घोलते तो क्या वो रेत उसमें घुलती? नहीं घुलती, अलग होती, ठीक है, वो हो जाएगा विषमांगी। जल प्लस रेत, ठीक है। तो सममांगी में आप लिख सकते हो पदार्थ एक ही अवस्था में,
ठीक है। और विषमांगी में पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे पानी द्रव है लेकिन रेत ठोस है, अलग अलग अवस्था में। वायु किसका उदाहरण है? वायु बोलो। और बादल? विषमांगी। और वायु समांगी, ठीक है। वो एरोसोल का उदाहरण है। धुंध, धंवर, धुंध, ये धंवर बोलते हैं उधर वाले। हो गया? चलो एक बार रिपीट करो भाई जितना अपन ने पढ़ा। देखो हमने बात की किसकी? रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के कौन से गुण बदलेंगे? रासायनिक गुण। बोले तो संगठन बदलेगा। रासायनिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं? तो ये होते हैं कैसे परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। कैसे होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। क्रियाकारक से क्रियाफल बनेगा लेकिन क्रियाफल से क्रियाकारक नहीं बनेगा। अभिक्रियाएं कैसी होती है रासायनिक परिवर्तन की? अनुत्क्रमणीय होती है, एक ही दिशा में चलकर पूरी होती है, पीछे नहीं आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा दूध से दही का बनना। फिर हमने कुछ फैक्ट देख लिए। दूध में क्या होती है? केसिन प्रोटीन। गाय के दूध का हल्कापन, पीलापन कैरोटीन के कारण, अल्फा कैरोटीन के कारण। ये अल्फा कैरोटीन के कारण होता है, ओनली कैरोटीन नहीं है, अल्फा कैरोटीन है। अल्फा कैरोटीन के कारण करो, ओनली कैरोटीन भी दे देगा, अल्फा कैरोटीन भी दे देगा। वो कैरोटीन तो बालों में भी है, फिर बालों का नहीं है, तो अल्फा कैरोटीन है प्रॉपर। पायस, दरों में वसा घुली हुई है, मतलब ये हुआ। प्राकृतिक पायस का उदाहरण है दूध, कृत्रिम पायस का उदाहरण है रंग पेंट। दही के जीवाणु क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। फिर बात की अपन ने लकड़ी का जलना। लकड़ी में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है कार्बोहाइड्रेट जो स्वादहीन कार्बोहाइड्रेट है। जलने में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कोयले का जलना, श्रेष्ठ किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, और घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला। अंडे का फ्राई होना, सब्जियों का उबलना, दूध का फटना, ये सब किसके उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे किण्वन, पदार्थों को सड़ा गलाकर अल्कोहल निर्माण की विधि किण्वन कहलाती है। इसे खमीरीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीरीकरण। यीस्ट का उपयोग किण्वन में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? यीस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी एक प्रश्न आपने बोला था कि चीज़ बनाने में, तो चीज़ भी किण्वन से बनाई जाती है, तो चीज़ बनाने में यीस्ट का उपयोग करते हैं। अल्कोहल के बारे में देखना, अल्कोहल निर्माण की विधि आसवन कहलाती है। मेथनॉल जहरीली शराब होती है। एथेनॉल पीने वाली शराब होती है, विस्की आलू से बनती है। अवशोषण होता है अल्कोहल का हमारे शरीर में, कहाँ पर? आमाशय में, स्टमक में जो है वो इसका अवशोषण होता है। फिर हमने देखा लोहे पर जंग लगना। अभिक्रिया देखी अपन ने, फेरस, जल और ऑक्सीजन क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड जिनका रंग भूरा होता है, यही क्या कहलाते हैं? जंग कहलाते हैं। जंग लगने पर लोहे की मात्रा तो कम हो जाएगी लेकिन वस्तु का वजन बढ़ जाएगा। फिर हमने बात की आगे कुछ फैक्ट्स की, जिसमें हमने परमाणु के बारे में देखा, संरचना देखी, इनकी त्रिज्याएं अपन ने देखी, कौन कौन से कण हैं, किनने खोज की, आवेश का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर समान है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये चीज़ अपन ने देखी। फिर हमने रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग के बारे में देखा कि इन्होंने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की, जिनमें इन्होंने बताया धनावेशित कण है। ओरम यानी कि सोने की पन्नी लेने का कारण था आघातवर्धनीय था, चोट मार के इसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा सकता है, तो पतली पन्नी बनाई इन्होंने, ठीक है। और एक परमाणु संरचना को समझाने के लिए तरबूज मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने जो है वो तरबूज मॉडल दिया था, ठीक है। रोल्ड गोल्ड में गोल्ड का परसेंट क्या है? तो वो है 0%। फिर हमने देखा यौगिक क्या है? जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित, जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं है वो क्या है? मिश्रण है।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सममांगी और विषमांगी। सममांगी में क्या होंगे? पदार्थ एक अवस्था में होंगे, विषमांगी में अलग अलग में होंगे। जैसे जल में चीनी घोलेंगे एक ही अवस्था बन गई दोनों की, तो सममांगी हो गया, और पानी में रेत घोलेंगे तो एक ही अवस्था नहीं होगी, दोनों घुलेंगे नहीं, मतलब विषमांगी हो गया। ठीक है, और अपन ने वो मोमबत्ती का जलना वो देख लिया था, प्रक्रम लिखा दिया था ना मैंने। तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में देखो, ओनली कहे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है। प्रक्रम में दोनों चीज आ जाएंगी, जलेगी भी और पिघलेगी भी। तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे? दोनों शामिल होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये अपना रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट होता है, और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में अपन रासायनिक अभिक्रिया जो है वो वाला टॉपिक होगा आगे वाला, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।